आप देख रहे हैं एबीपी 24 न्यूज। अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने आज आवास योजना ग्रामीण के 6.1 लाख लाभार्थियों को डिजिटल ट्रांसफर के जरिए 2,690 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 5.3 लाख लाभार्थियों को आवास निर्माण की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा, जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का अपना खुद का घर का सपना पूर्ण होने वाला है। कुछ समय पहले सूर्य उत्तरायण में आया था, जिसके बाद घर बनाने के लिए धनराशि प्राप्त होना बहुत ही शुभ है और कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण भारत में चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आप सभी के जीवन में एक सपना पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देश में गरीबों को बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हर गरीब व्यक्ति को खुद का घर होने के सपने को साकार कर रहा है। ये गरीबों के जीवन को निखारने की प्रधानमंत्री की जो सोच है वो साकार होती हुई नजर आ रही है। आज सिखों के दशम गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सिख समुदाय के लोग आज का दिन प्रकाश वर्ष के रूप में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज के दिन कीर्तन और गुरुवाणी के पाठ के साथ सिख समुदाय के लोग सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, जिसके बाद लंगर का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है, जिसमें हर जाति के लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता से सिख समुदाय द्वारा भोजन कराया जाता है। आज इस शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें याद किया। भारत के राष्ट्रपति ने गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए कहा, आज प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन मानवता, एकता जैसे सुविचारों का संदेश देता है। गुरु गोविंद सिंह न केवल आध्यात्मिक चेहरा हैं, बल्कि एक योद्धा भी हैं जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े। भारत के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आज के दिन गुरु गोविंद जी के सामने शीश झुकाता हूँ, जिनकी जिंदगी सच्चाई और एकता के मार्ग पर ही सशक्त रही। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनकी बहादुरी और त्याग को सदैव याद रखा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा, खालसा पंथ के संस्थापक दशम गुरु सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने एकता और धर्म के साथ साथ मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है और जाति का भेदभाव मिटाकर प्रेम और एकता का संदेश दुनिया को दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज के सामने साहस और समरसता का आदर्श प्रस्तुत किया है। अन्याय के खिलाफ कभी न झुकने की उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। किसानों को दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन करते हुए 55 दिन हो गए हैं। 19 जनवरी को होने वाली किसान और केंद्र सरकार के बीच की वार्ता की तारीख बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी गई थी। आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच विज्ञान भवन में 2 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सरकार गणतंत्र दिवस पर किसानों से ट्रैक्टर रैली निकालने का अनुरोध करेगी। हालांकि किसान मजदूर संघ कमेटी के अध्यक्ष के अनुसार इस बैठक में भी निष्कर्ष निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है, इस बैठक का नतीजा भी पहले हुई बैठकों जैसा ही रहेगा, क्योंकि सरकार का कानून को रद्द करने का और एमएसपी पर कानून बनाने का कोई मन नहीं है। गुरु पर्व के दिन यूपी गेट पर आंदोलनकारी किसानों ने नगर कीर्तन निकाला। इसमें सिख समाज के किसानों ने धार्मिक सद्भावना के साथ प्रार्थना की, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के अड़ियल रवैये को देखकर टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान ने जहरीला पदार्थ खा लिया। किसान को देर रात संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। किसान ने कल मुख्य मंच के पास जहरीला पदार्थ खाया था। किसान रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है। रोहतक के निवासी जय भगवान ने मंच के पास जहरीला पदार्थ खाया, जिस वजह से आंदोलनकारी किसान को मिर्गी का भयंकर दौरा आया और खून की उल्टी होने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहीं इलाज के दौरान किसान जिंदगी से जंग हार गया। सुप्रीम कोर्ट के समिति गठन के फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। लोगों का कहना है, कोर्ट ने जो समिति गठित की है वो पहले ही कृषि कानूनों के पक्ष में अपना मत दे चुकी है।
जिस पर समिति के सदस्य अनिल घनवट ने कहा, इस कानून पर हम निष्पक्ष चर्चा करेंगे। समिति के सदस्य रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ कृषि कानूनों पर अपनी निजी राय को अलग रखेंगे। आज ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आयोजित की गई है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड को महामारी और कृषि आंदोलन के चलते काफी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस बार किसान टिकट खरीदकर 26 जनवरी की परेड में दखल अंदाजी ना करें, इसके लिए पुलिस हर इंक्लोजर में 2 से 3 जवान तैनात करेगी, जो भीड़ में मौजूद लोगों के हाव भाव पहचान कर उन्हें पकड़ सके। तो वहीं दूसरी तरफ कृषि आंदोलन की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। VIP आवास व कार्यकाल की ओर जाने वाले मार्गों पर लगातार सुरक्षा कर्मी चेकिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार किसानों ने परेड में टिकट खरीदकर आने की आशंका के चलते सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं। परेड में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी से नजर बनाए रखेंगे। आशंका होने पर व्यक्ति की जांच की जाएगी। पंत मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय व गुरुद्वारा रकाबगंज की सुरक्षा चौगुनी कर दी गई है, क्योंकि किसानों की ज्यादातर बैठकें गुरुद्वारे में ही आयोजित की गई हैं, जिसके चलते कई मार्गों पर 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। इस बार परेड में राफेल विमान भी शामिल होंगे। तो वहीं आज से जोधपुर के करीब 5 दिनों तक इन विमानों का 5 दिवसीय हवाई युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। ये 5 दिवसीय अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम से किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के अनुसार इस संयुक्त अभ्यास में पिछले वर्ष अगस्त के महीने में राफेल विमानों के साथ साथ Su-30 MKI और मिराज 2000 भी उतारे जाएंगे। भारतीय वायुसेना के अनुसार ये अभ्यास बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से राफेल विमान शामिल हो रहे हैं। भारत में बर्ड फ्लू का संकट भले ही कम हो गया हो, लेकिन पंछियों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार तक 1216 पंछियों की मृत्यु हो गई है। वहीं उत्तराखंड में अब तक 871 पंछियों की मृत्यु हो गई है। राजस्थान में 17 जिलों में 219 पंछियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में 3 हफ्तों के भीतर पंछियों की मृत्यु का आंकड़ा 5759 पहुंच गया है। दिल्ली में 158 पक्षियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। बर्ड फ्लू के चलते दिल्ली सरकार ने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर मंगलवार की शाम तक 742 कॉल आए थे, जिसमें अधिकतर लोगों ने बर्ड फ्लू से बचाव की जानकारी प्राप्त की। तो वहीं कुछ लोगों ने पक्षियों के मरने की सूचना भी हेल्पलाइन नंबर पर दी। लाल किला परिसर से प्राप्त हुए एक कौवे के नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके चलते 19 से 26 जनवरी तक लाल किला बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर राकेश साह के अनुसार लाल किला परिसर में पिछले कुछ दिनों पहले 15 कौवे मृत पाए गए थे, जिसमें से एक के नमूने को भोपाल तो वहीं दूसरे को जालंधर जांच के लिए भेजा गया था और परिसर के आसपास पक्षियों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब तक 871 पक्षियों की मृत्यु हुई है, जिसमें सर्वाधिक पक्षियों में कौवे ही शामिल हैं। उत्तराखंड में 754 कौवों की मृत्यु हो गई है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन संस्कृति हमेशा से बनी रही है। जम्मू कश्मीर में हर वर्ष भारी संख्या में लोग कश्मीर की वादियों का आनंद उठाने आते हैं। ठंड के मौसम में बर्फबारी देखकर पर्यटकों को काफी आनंद भी आता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में इस पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाईवे और अन्य सड़कों की स्थिति की पड़ताल की जा रही है। इस पड़ताल के लिए 31 सदस्य संसदीय दल घाटी पहुंचेंगे। दल औपचारिक रूप से 21 से 23 जनवरी तक श्रीनगर में रहेगा। इस दौरान भारत के सांसद वेंकटेश के नेतृत्व में दल के लोग जम्मू कश्मीर में पर्यटन कारोबार से जुड़े विभिन्न हितधारकों से प्रतिमंडल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वहां हितकारों से उनके अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही सुझाव भी लेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट से सांसद तथा पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल रहेंगे। 21 जनवरी सुबह 11 बजे दल की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। पर्यटन विभाग के सचिव के अनुसार
इस बैठक में पर्यटन क्षेत्र में आ रही परेशानियों को जाना जाएगा और पर्यटन कारोबार के लोगों को इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सुझाव भी प्रस्तावित किए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी तथा रोड सेक्टर से जुड़े हितधारकों के अलग अलग बैठक आयोजित की जाएगी और NHAI के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय निर्माण में हवाई यात्रा की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी। भारत में टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो चुका है। भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन के बल पर टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया है। सरकार के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए चौथे दिन टीके लेने वाले कुल लोगों में से 0.18% लोगों में से प्रतिकूल असर देखने को मिला है, जबकि 0.002% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल के अनुसार टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव और गंभीर समस्या ज्यादातर लोगों में देखने को नहीं मिली है। ये निराशाजनक है कि कुछ लोग टीके की खुराक लेने से मना कर रहे हैं। पॉल ने टीका लेने से मना कर रहे डॉक्टर, नर्स व स्वास्थ्य कर्मियों से टीका लेने का अनुरोध किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए टीकाकरण से अधिक लोगों को समस्या नहीं हुई है। भारत में पहले दिन टीकाकरण अभियान के तहत सबसे अधिक लोगों को टीके दिए गए थे। भारत में पहले दिन 2,07,229 लोगों को टीका लगाया गया था। ये खुशी की बात है कि ये आंकड़े अमेरिका से ज्यादा हैं। अमेरिका में पहले दिन 79,458 लोगों को टीका लगाया गया था, जबकि ब्रिटेन में 19,700 और फ्रांस में केवल 73 लोगों को ही टीका लगाया गया था। आगे राजेश भूषण ने कहा, गौरतलब है अमेरिका में एक सप्ताह के अंदर 5,56,208 लोगों का ही टीकाकरण हुआ है, जबकि 3 दिनों में हमने ये आंकड़े पार कर लिए हैं। अब भारत ने अपने मित्र देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। आज भारत उसी वादे के तहत भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मालदीव और सिशेल्स को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। सबसे पहले भूटान को कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 लाख डोज भेज दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भूटान के थिम्पू हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान, मॉरिशस और श्रीलंका के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की प्रतीक्षा है, क्योंकि भारत में भी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। इसको भी ध्यान में रखना है कि विदेश में आपूर्ति करते समय घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्टॉक की कमी न हो। कल भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में भारी गिरावट के बाद आज फिर वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,823 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 162 लोगों की मृत्यु हो गई है। भारत में अब तक कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1,05,95,000 को पार कर गया है, तो वहीं 1,52,000 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। पिछले 24 घंटों में 16,988 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिसके बाद इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 1,02,45,000 को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,97,201 है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आए दिन नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, तो कभी आतंकवादियों को भारत की सीमा में प्रवेश कराने के प्रयासों में लगा रहता है। जम्मू कश्मीर के LOC पर भारत की सीमा में प्रवेश का प्रयास कर रहे 3 घुसपैठियों को सेना ने मार गिराया। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को घुसपैठ करने के लिए मदद की थी, जिसके लिए सेना ने LOC के अखनूर सेक्टर के खौर क्षेत्र में मंगलवार शाम से भारी गोलाबारी शुरू की थी, जिसमें भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की इस चालबाज हरकत का उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए जवाबी गोलाबारी की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हो गए। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना के 4 वीर भी घायल हुए। घुसपैठ करने वाले मारे गए 3 आतंकवादियों के शव LOC के पाकिस्तान की तरफ पड़े हैं। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों ने इन शवों को अभी तक नहीं उठाया है। आज
आज अमेरिका में राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिडेन ने वॉशिंगटन के लिए प्रस्थान से पहले पूर्व गृह राज्य डेलावेयर को अलविदा कहा। इस दौरान बिडेन काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने डेलावेयर को अपनी बेटी की तरह बताया और डेलावेयर निवासियों को हर चीज के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान वो अपने बेटे ब्लू बिडेन को याद करते हुए भावुक हो गए। ब्लू बिडेन का निधन 2015 में हो गया था। राष्ट्रपति पद के उद्घाटन समारोह के दौरान बिडेन और कमला हैरिस को यूएस कैपिटल के पश्चिमी मोर्चे में शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें, ये अमेरिका की परंपरा रही है कि होने वाले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति उपस्थित होते हैं, लेकिन इस परंपरा का उल्लंघन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप का कहना है कि वो बिडेन को सत्ता देने के लिए तैयार नहीं हैं। हाल ही में ट्रंप समर्थकों द्वारा संसद पर हुए हमले को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा कर्मी मुस्तैद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। ट्रंप ने अपनी विदाई भाषण में अपनी सरकार द्वारा कराए गए विकास के कार्यों को गिनवाया और जाते जाते बिडेन को जीत की शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, उनकी सरकार ने अमेरिका की ताकत को घर में कायम किया है और बाहर भी अमेरिका को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। चीन के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने में हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज, लखनऊ।